वेलकम दोस्तों, लर्न बेटर चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं एजुकेशनल टॉपिक्स पे वीडियो बनाता हूं और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ वाला बेल आइकन प्रेस कर सकते हो ताकि आने वाली वीडियोस आपको पता चल जाए। आज हम बात करेंगे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बना दी है जो अब ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए एग्जाम लिया करेगी। ये कॉमन एलिजिबिलिटी नाम का एक टेस्ट लेगी जिससे बाद में रिक्रूटमेंट होगी। तो इसके आने के साथ जॉब रिक्रूटमेंट्स में क्या चेंजेस आएंगी और जो पुरानी हमारी एजेंसीज हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, IBPS है, तो उनको क्या अबॉलिश कर दिया जाएगा उसके बारे में देखेंगे। तो जॉब एस्पिरेंट्स को क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा उसके बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ दिन पहले यूनियन कैबिनेट की मीटिंग हुई थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने उस मीटिंग को चेयर किया था और यूनियन कैबिनेट ने इसकी अप्रूवल दे दिया कि एक ऐसी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई जाएगी जो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट्स हैं ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए, तो उनके लिए एग्जाम लेगी। तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नाम का एग्जाम लेगी। तो इसके बारे में आगे देखेंगे क्या है ये। तो पहले देख लेते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों थी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाने की, ऐसी क्या रिक्वायरमेंट थी कि ये बनाई गई है। तो हमें पता है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो एग्जाम लेती है ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब्स निकलती हैं उसमें काफी कॉमन एग्जाम्स हैं। CGL है जिसे हम बोलते हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, और 10+2 वाला जो एग्जाम है CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल जो एग्जाम होता है, और बहुत सारे मिसलेनियस एग्जाम्स होते हैं जो SSC कंडक्ट करवाती है। वैसे IBPS है जो बैंकिंग के लिए एग्जाम लेती है। बैंकिंग में क्लरिकल की पोस्ट हो या प्रोबेशनरी ऑफिसर जिसे ऑफिसर बोलते हैं उसकी पोस्ट हो तो उसके लिए एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो ऐसे ही बहुत सारी एजेंसीज हैं जो अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं अलग अलग रिक्रूटमेंट्स के लिए। तो होता क्या है कि अगर कोई कैंडिडेट है वो चाहता है कि उसे जॉब मिले तो वो कोशिश करेगा कि वो सारी रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है उसमें एप्लीकेशन दे अपनी। तो ऐसे करने में क्या होता है कि उसे सारी जॉब एप्लीकेशन के फॉर्म भरने पड़ते हैं, सभी की जो फीस है वो उसे देनी पड़ती है। हर बार उसे कोई नई डेट मिलती है कि इस डेट में उसका एग्जाम होगा। कई बार अगर ज़्यादा रिक्रूटमेंट होती हैं तो डेट्स क्लैश भी कर जाती हैं, IBPS और SSC की डेट क्लैश कर जाती है कई बार। और उसके बाद उसे एक सेंटर मिलता है कि वहाँ पे जाके उसने एग्ज़ाम देना है। तो सेंटर कई बार बहुत दूर दूर होते हैं, 400-500 किलोमीटर दूर होते हैं। तो इन सब प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए एक ऐसी एजेंसी बनाई गई है जो एक सिंगल एग्जाम लेगी रिक्रूटमेंट्स के लिए। ऐसा कहा जा रहा है कि इसके आने से जॉब एस्पिरेंट की लाइफ जो है वो इजी हो जाएगी। तो आगे देखेंगे क्या जॉब एस्पिरेंट्स की लाइफ जो है वो इजी होगी या नहीं होगी। तो गवर्नमेंट का मानना है कि NRA आने से गुड गवर्नेंस होगी और ट्रांसपेरेंसी आएगी रिक्रूटमेंट्स में, और जो रिक्रूटमेंट का टाइम है, सालों लग जाते हैं एक पोस्ट को भरने के लिए, तो वो कम होगा। और कैंडिडेट्स जो मल्टीपल एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं वैसा उनको नहीं करना पड़ेगा, एक ही एग्जाम देना पड़ेगा। और CET एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए 1000 सेंटर्स बनाए जाएंगे। इंडिया में अराउंड 700 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 1000 सेंटर बनाए जाएंगे जिससे मिनिमम 1 सेंटर पर डिस्ट्रिक्ट तो बनाया ही जाएगा। और 117 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो बहुत ही पिछड़े हुए हैं तो उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का नाम देके उनमें अलग से सेंटर्स बनाए जाएंगे एग्जाम देने के लिए। तो इससे क्या होगा, रूरल अनप्रिविलेज्ड जो कैंडिडेट्स हैं, वुमेन्स हैं, वो पास में अपने सेंटर में जाके एग्जाम दे सकते हैं और जॉब ले सकते हैं। तो इतने सेंटर जो सेटअप करने हैं तो इसके लिए यूनियन कैबिनेट ने 1500 करोड़ रुपए का जो बजट है वो अलॉट किया है। आने वाले 3 सालों में ये सेंटर जो है वो डेवलप किए जाएंगे। और प्राइम मिनिस्टर ने खास तौर पे इसके बारे में ट्वीट करके जानकारी दी है। द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी विल प्रूव टू बी अ बून for crores of youngsters through the common eligibility test. It will eliminate multiple tests and save the precious time as well as resources. This will also be a big boost to transparency. तो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि इससे यंगस्टर्स को बहुत फायदा होगा और जो मल्टीपल टेस्ट देने पड़ते हैं वो नहीं देने पड़ेंगे और उससे टाइम बचेगा और रिसोर्सेज भी बचेंगे, और इसके साथ रिक्रूटमेंट्स में और भी ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो गवर्नमेंट ने NRA बना तो दिया। तो पहला क्वेश्चन तो ये है, क्या NRA सभी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एग्जाम लेगा? इसका आंसर है कि NRA जो है वो इनिशियली ग्रुप बी और ग्रुप सी नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए एग्जाम लेगा। तो अब देखना ये है कि कौन कौन सी रिक्रूटमेंट के जो एग्जाम है वो NRA के अंडर आएंगे। तो पहला जो आएगा वो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू जो एग्जाम होते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जाम लेता है CGL कॉमन ग्रेजुएट लेवल है जिसमें इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, बहुत सारी ग्रुप बी की पोस्ट होती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। सेकंड है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो रेलवेज के लिए रिक्रूटमेंट होती हैं, तो वो भी NRA के अंडर आ जाएगी। थर्ड है IBPS जो बैंकिंग के लिए एग्जाम होते हैं वो सारे NRA के अंडर आ जाएंगे।
और इसके बाद भी बहुत सारे एग्जाम्स को इसके अंडर लेके आया जाएगा। तो अगर एसएससी आईबीपीएस जो है वो एनआरए के अंडर आ गए तो क्या एसएससी को अबॉलिश कर दिया जाएगा, आईबीपीएस को अबॉलिश कर दिया जाएगा, इसके बारे में देखना पड़ेगा। तो इसका आंसर है नो, एसएससी आईबीपीएस जो है वो अबॉलिश नहीं किए जाएंगे, खत्म नहीं किए जाएंगे। तो इसका रीजन है कि एनआरए कंडक्ट कराएगा कॉमन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। सीईटी जो होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, वो मेन एग्जाम नहीं होगा, वो फाइनल एग्जाम नहीं होगा, उसके बाद भी एग्जाम्स होंगे। और जो सीईटी होगा वो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन माना जाएगा। जैसे एसएससी में टियर 1 होता है और आईबीपीएस में भी पहला पेपर होता है, पेपर 1 होता है, वैसे ही सीईटी को माना जाएगा। तो जो भी सीईटी का स्कोर आएगा उसके बिहाफ पे कैंडिडेट अप्लाई करेगा आगे जॉब में। तो जॉब अप्लाई करने के लिए फिर से उसे एसएससी में, आईबीपीएस में या रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में जाके अप्लाई करना पड़ेगा। और एसएससी जो टियर 2 लेती है या 3 लेती है तो वो नॉर्मली जैसे पहले ले रही है वैसे ही लेगी, वैसे ही आईबीपीएस जो है वो फाइनल पेपर जो है वो बाद में ही लेगी। इसके बाद जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट बनेगी, तो वो एसएससी ही प्रिपेयर करेगी या आईबीपीएस प्रिपेयर करेगी या रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड प्रिपेयर करेगी। सीईटी को सिर्फ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट रखा गया है कि जो एसएससी पेपर 1 ले रही है, प्रीलिम एग्जाम ले रही है और आईबीपीएस प्रीलिम एग्जाम ले रही है, तो उसको एलिमिनेट करके एक कॉमन एग्जाम हो जाएगा सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो एसएससी आईबीपीएस जो है वो खत्म नहीं होने वाले। तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का फायदा क्या होगा, पहले फायदा देख लेते हैं। पहला है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन होने से क्या होता है कि एग्जाम का रिजल्ट जो है वो जल्दी से आ जाता है और उसमें ट्रांसपेरेंसी रहती है। सेकेंड बेनिफिट है इसका कि ये सारे डिस्ट्रिक्ट में लिया जाएगा, जो एग्जाम सेंटर बनेंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में बनेंगे। उससे क्या है, कैंडिडेट्स को दूर जाके एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। थर्ड है कि मल्टीपल लैंग्वेजेस में एग्जाम लिया जाएगा। अभी के लिए इन्होंने कहा है कि इनिशियली हम 12 लैंग्वेजेस में ये एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे और उसके बाद जो शेड्यूल 8 में लैंग्वेजेस लिखी हैं, टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं इंडिया में, तो उन सभी 22 लैंग्वेजेस में ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। फोर्थ इसका फायदा है कि इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे। ये सीईटी का एग्जाम साल में 2 बार करवाया जाएगा और कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितनी भी बार ये एग्जाम दिया जा सकता है। बट इसमें एक मैक्सिमम एज लिमिट लेके आ रहे हैं ये, तो एज लिमिट अभी डिसाइडेड नहीं है कि कितनी एज लिमिट मैक्सिमम होगी, ये बाद में डिसाइड किया जाएगा। तो इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि इसका जो स्कोर आएगा वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। अगर आपने आज एग्जाम दे दिया है तो उसके बिहाफ पे आप अगले 3 साल तक जॉब रिक्रूटमेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको प्रीलिम एग्जाम फिर से नहीं देना पड़ेगा। और जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा ये 3 तरह का टेस्ट होगा। एक तो है जो ग्रेजुएट है, तो ग्रेजुएट लोग जो है वो टेस्ट दे सकते हैं। सेकंड है जो 10+2 पास हैं, हायर सेकेंडरी एजुकेशन पास हैं, वो अपना एग्जाम दे सकते हैं। थर्ड है कि जो 10th पास है वो अपना एग्जाम दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जॉब एलिजिबिलिटी जो होगी वो डिवाइड हो जाएगी कि 10th पास के लिए जॉब कौन सी हैं, 12th पास के लिए जॉब्स कौन सी हैं और ग्रेजुएट्स के लिए जॉब कौन सी हैं। तो उनका जो पेपर है वो अलग अलग हो जाएगा। तो अभी के लिए ये नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए एग्जाम लिया जाएगा। जैसे आईबीपीएस जो है वो टेक्निकल पोस्ट के लिए भी जॉब निकालता है, तो उनके लिए ये पेपर नहीं लिया जाएगा। अभी वो जैसा चल रहा है वो वैसा ही चलेगा। तो इसके साथ क्या होगा, कैंडिडेट्स पहले ही शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। आईबीपीएस या एसएससी ने कोई रिक्रूटमेंट निकालनी है तो वो अपने वो नोटिफिकेशन में ही देंगे कि जिसका सीईटी में इतना स्कोर आया है वो एलिजिबल हो सकते हैं इस एग्जाम को भरने के लिए। तो पहले ही मेजर चंक जो है वो बाहर निकल जाएगा और रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो जैसा गवर्नमेंट ने बताया है कि 1500 करोड़ रुपए का बजट जो है इसके लिए अलॉट किया गया है। तो 1000 सेंटर जो है वो सेटअप किए जाएंगे और इनिशियली 12 लैंग्वेजेस में इसका एग्जाम लिया जाएगा। तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से क्या होगा, एक स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा कि डिफिकल्टी लेवल जो है वो सेट हो जाएगा, सभी के लिए वो कॉमन होगा। उसके बाद ये है कि 3 साल तक कैंडिडेट को जो है एग्जाम दोबारा नहीं देना पड़ेगा और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितनी मर्जी बार कोई कैंडिडेट एग्जाम दे सकता है। और अपर लिमिट जो है वो सेट की जाएगी, उसमें भी रिलैक्सेशन मिलेगी जो SC ST OBC कैंडिडेट्स हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इससे जॉब एस्पिरेंट्स की लाइफ जो है वो ईजी हो जाएगी। तो वो कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो जॉब एस्पिरेंट्स को मिलेंगे। पहला तो है ईज ऑफ एक्सेस टू एग्जामिनेशन सेंटर। अगर हर डिस्ट्रिक्ट में एग्जामिनेशन सेंटर बनेंगे तो कैंडिडेट आसानी से अपनी डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में जाके एग्जाम दे सकता है। सेकेंड है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग। तो सभी के लिए एक ही एग्जाम होगा, एक ही तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो सभी के लिए एक स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा।
थर्ड है एज ऑफ मल्टीपल लैंग्वेजेस। तो किसी भी लैंग्वेज में कैंडिडेट है जो एग्जाम दे सकते हैं। इनिशियली सीईटी एग्जाम को 12 लैंग्वेजेस में लिया जाएगा और उसके बाद जितनी भी लैंग्वेजेस शेड्यूल 8 में लिखी हैं, ऑलमोस्ट 22 लैंग्वेज है, तो उन सभी में ये एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो कैंडिडेट्स के लिए ये आसानी है कि अपनी मदर लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं। एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि 3 साल तक उन्हें बार बार एग्ज़ाम नहीं देने पड़ेंगे। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि कैंडिडेट्स को हर बार एग्ज़ाम फीस नहीं देनी पड़ेगी। एक बार सीईटी एग्ज़ाम होगा और एक ही बार वो फीस देंगे और 3 साल तक वो वैलिड रहेगी। तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी आने से दोनों तरफ फ़ायदा होगा, कैंडिडेट्स को भी फ़ायदा होगा और गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा। गवर्नमेंट को फ़ायदा कैसे होगा? पहला फ़ायदा तो ये है कि मल्टीपल एजेंसीज को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना पड़ता है, तो वो नहीं करवाना पड़ेगा। तो कैंडिडेट्स को फ़ायदा ये है कि हर बार फीस नहीं देनी पड़ेगी, हर बार दूर जाके सेंटर में एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। और गवर्नमेंट को ये फ़ायदा है कि उनके जितने भी रिसोर्सेज लगते हैं हर बार टेस्ट लेने में, जितनी भी बार टेस्ट होगा हर एजेंसी टेस्ट लेगी, तो जितने भी स्कूल्स को सेंटर बनाया जाएगा उनमें टीचर्स भी लगाने पड़ेंगे, उसमें इन्विजिलेटर्स लगाने पड़ेंगे, चेकिंग होगी, पेपर यूज़ होंगे, तो इन सब का जो खर्चा है वो बचता है गवर्नमेंट का। तो इससे स्टूडेंट्स का भी टाइम बचेगा, पैसा बचेगा और गवर्नमेंट का भी टाइम भी बचेगा और पैसा भी बचेगा, रिसोर्सेज भी बचेंगे। तो ये विन विन सिचुएशन लग रही है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसीज के बारे में, जिसमें ये बताया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि दोनों तरफ विन विन सिचुएशन है, बच्चे भी, कैंडिडेट्स भी और गवर्नमेंट का भी जो है वो बेनिफिट होता है इसको आने से। बट आने वाला टाइम ही बताएगा कि जॉब एस्पिरेंट्स के लिए इसका कोई फ़ायदा होता है या नहीं होता। गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं की हैं अभी, क्योंकि जो फीस सीईटी के लिए बच्चे पे करेंगे तो उसके बाद अगर फिर से एसएससी या आईबीपीएस की सेकंड लेवल एग्जाम लेगी तो उसके लिए फीस क्या फिर से बच्चों को देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी, तो इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। और जब एसएससी या आईबीपीएस अपना सेकंड लेवल का एग्जाम कंडक्ट करवाएगी तो क्या सीईटी वाले सेंटर्स को यूज़ किया जाएगा या उनके अलग से फिर से सेंटर बनेंगे जैसे नॉर्मली बनते हैं। तो थर्ड पॉइंट ये है कि सीईटी एग्ज़ाम जो है वो तो साल में 2 बार हो जाएगा, उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और 3 साल तक स्कोर उसका वैलिड भी हो जाएगा। बट जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेटाइजेशन में ज़्यादा जोर दे रही हैं और गवर्नमेंट पोस्ट जो है वो कम कर रही हैं। जैसे रेलवे में भी हमें पता है कि ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन हो रही है और एयरपोर्ट्स भी प्राइवेट हाथों में दिए जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट जॉब अगर रहेगी नहीं तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का फ़ायदा क्या होगा, तो इसके बारे में गवर्नमेंट का कोई स्टैंड नहीं है। तो जैसे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि इट विल बी अ बून फॉर कैंडिडेट्स, तो हम होप कर देंगे आगे जाके ये एनआरए जो है वो कैंडिडेट्स का सच में फ़ायदा करे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। तो इसके साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, चैनल लर्न बेटर, इसको भी ज्वाइन कर लो ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपको पता चल जाए। थैंक यू वेरी मच।